न्यूमेरिकल्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसे देखिए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम को देखो, 3 माइक्रोकूलम चार्ज ये रखा हुआ है। इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यानी कि उसका क्या कैलकुलेट करना है, हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जो टोटल फोर्सेस 3 माइक्रोकूलम चार्ज पर लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस सराउंडिंग इट। वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस सराउंडिंग इट। सराउंड कौन से हैं, एक तो ये यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है, एक 2 है, यानी 2 ही चार्ज है, तो इसके ऊपर दोनों के दोनों ये फोर्स लगाएंगे। एक बार अगर डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लोगे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या देखो, हमने इसके ऊपर फोर्स निकालना है, यानी कि इसको कंसीडर करना है। हमने इनको क्या माना हुआ है, रेस्ट है, ये रेस्ट पर है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, एक तो ये 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, ये भी क्योंकि साइन नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इससे रिपेल होकर इस साइड जाएगा। और हमें पता है कि जो डायरेक्शन हमें निकालनी है वो कैसे निकालनी है कि दोनों चार्जेस के सेंटर ज्वाइन कर दो। दोनों चार्जेस के हम सेंटर ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर ज्वाइन करने के साथ ये रिपल्सिव फोर्स इस लाइन को फॉलो करेगा। मैंने इस फोर्स को नाम क्या दे दिया, सपोज ये F1 फोर्स हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये भी रिपेल करेगा। ये जब रिपेल करेगा तो किस तरह से रिपेल करेगा, ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। तो ये जब इसको रिपेल करेगा तो ये भी अलोंग दिस डॉटेड लाइन ऐसे करेगा और ये फोर्स क्या होगा, F2। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो F1 मैग्नीट्यूड F2 ये दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन तो देख रहे हो कि अलग अलग है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों सेम होगा, लिख के देख लो। ये देखो यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है। अब डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि भाई फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है कि Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। चार्जेस सेम है 3 2 3 2, डिस्टेंस और देख लो, ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको अगर हम लिखे पाइथागोरस से 3² प्लस 4² एंड अंडर रूट, ये साइड आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये, सीधा ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज x ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 5 मीटर। ये भी क्या हो गया, 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस भी सेम है और ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम आएंगे। इससे हमारी काफ़ी जो प्रॉब्लम है ईजी हो जाएगी। अब हम आगे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये मैंने इसी तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो कि जो ये F2 है और F1 है, ये यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज पर एक्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का हमें सम करना है। हमने सीखा हुआ है वेक्टर का सम कैसे करते हैं, उसका सम ऑर्डिनरी नहीं होता, हमें पता उसका सम वेक्टर सम कैसे होगा। FR रिजल्टेंट अगर हम लिखें F1² F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं, थीटा भी मेंशन करते हैं और अप्लाई भी करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही तो होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 है ये 3 है, ये राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच जो F1 और F2 के बीच में जो टोटल एंगल है वो क्या बन जाएगा, 2 थीटा। अब मैं अगर रिजल्टेंट लिखता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर लगने वाला, 3 माइक्रोकूलम के ऊपर लगने वाला, क्या बनेगा, F² प्लस F² प्लस 2F cos 2 थीटा, ये बन जाएगा और अंडर रूट। मैंने F1 और F2 क्योंकि बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 2F1² 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा अंडर रूट। देन 2F1² 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, इट विल बी 2 cos² थीटा अंडर रूट, ये बन जाएगा इसमें। फर्दर क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा 2F1 और cos थीटा, ये आ जाएगा।
तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, रिजल्टेंट जो का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या निकाल रहे हैं हम, मोड यानी मैग्नीट्यूड, वो इसके बराबर होगा। इसको हम लिख लेते हैं 2। F1 की वैल्यू लिख के देखो, F1 क्या बनेगा यहाँ पर, मैं लिखता हूँ F1 ये है इन दोनों के बीच का, तो क्या बनेगा F1 इज इक्वल टू K, उसके बाद एक 3 माइक्रोकूलम, उसके बाद 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 5 मीटर है, और उसका क्या करना है स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, F1 की है। ठीक है, तो मैं F1 की वैल्यू लिखता हूँ, K तो कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद 3 और ये हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम, पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम -6 लिख लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, अभी डिवाइडेड बाय क्या है 5, यानी कि 25 किस में चल रहा है, मीटर में, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 हो गया। F1 की वैल्यू लिख ली, ये सारी की सारी जो वैल्यू लिखी थी हमने, ये किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू। अब रह गया कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखने के लिए हमारे पास देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा आसानी से लिख सकते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो कॉस थीटा क्या बनेगा 4/5 बन जाएगा। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन इसमें जो फैक्टर बनेगा, तो हम एक आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जैसे ऐसे कर लेते हैं, 18 बन जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 72 इंटू इसको 6 कर लो, 10⁻⁻12 कर लो, डिवाइडेड बाय 125 कर लो, और बस इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 2 42 और 43, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 125 10⁻, अगर हम लें तो देन इट विल बी, यहाँ पर 9 तो ये है देखो 10⁻⁻12, 9 हम लिखना भूल गए, 10⁻⁹, तो ये माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हेयर 3.12 10⁻⁻5। 1 मिनट में आंसर इसका देख लेता हूँ एक बार क्या आया सॉल्व करने के बाद। 3.5 10⁻3, 3.5 10⁻⁻3, देखो क्या 3.5 आ जाएगा। तो तुम देखो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 3 पर ही ये डिवाइड होगा और यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। तो ये इतना न्यूटन फोर्स आ गया। तो हमने ये फोर्स का क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम किसकी रह गई है कि डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, और ये हमने क्या बना दिया इसका पैरेललोग्राम। क्या लगा है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं हम। तो ये यहाँ पर जो FR है, इसका तुम्हें यहाँ पर अब डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताओगे, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए तुम कैसे निकाल सकते हो इसमें डायरेक्शन का, वैसे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बहुत बड़ा जो है वो रूल है। बाकी हम सिंपल वे में क्या कहें, ये यहाँ पर एंगल कितना है, अपोजिट एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसे हम थीटा की वैल्यू किसी से भी लिख लो, यहाँ पर साइन कॉस टेन, क्योंकि तीनों पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं साइन थीटा लिखता हूँ, डायरेक्शन जो बनी किसकी, FR रिजल्टेंट फोर्स की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 4, यानी कि ये क्या बन गया 3/4, और थीटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। अब ये थीटा देख सकते हो कि किसके विद रिस्पेक्ट टू बनाया हुआ हमने, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू बनाया हुआ है। तो ये डायरेक्शन किसकी बन जाएगी, रिजल्टेंट की। ये एंगल थीटा किसके साथ है, विद, एक तो तुम ये कह सकते हो कि ये जो सेंट्रल लाइन है उसके विद रिस्पेक्ट टू है, या ये कह सकते हो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो विद एज शोन, विद एज शोन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। कंसिडर चार्जेस शोन इन डायग्राम, डायग्राम बनाते हैं, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन, कोई प्लस क्यू चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। देखो बच्चों क्या है, एक इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और इसके तीनों जो वर्टेक्स हैं
इनके ऊपर Q1 Q2 Q3 ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है और इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस Q है, तीनों सेम चार्ज रखे होंगे। जो ये पोजीशंस हैं, दीज पोजीशंस आर A, B एंड C। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या बताइए L, और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के ऊपर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो प्लस Q चार्ज के ऊपर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, कंसिडर द चार्जेस शोन, कैलकुलेट द नेट फोर्स, हमें नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर, जो ये सेंट्रोइड के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये काम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले हम यहाँ पर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का यूज़ शुरू करते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, जो ये तीनों के तीनों चार्जेस हैं, इंडिविजुअली जो फोर्स लगाएंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। चलो देखते हैं कौन सा इंडिविजुअल फोर्स है। ये जो यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ए वाला जो चार्ज है, ठीक है, Q1 कह लो, ये इसको रिपेल करेगा इस साइड। ठीक है, इस साइड रिपेल करेगा, ये यहाँ पर क्या बन गया, F1 फोर्स हो गया। इसी तरह से ये जो B है यानी कि सेकंड है, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा अलोंग द लाइन, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा F2। इसी तरह से जो C है, ये भी इसको रिपेल करेगा F3। ध्यान देना, ये डायरेक्शंस बड़े ध्यान से लेनी है। हमें पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जो F नेट बना किसके ऊपर, Q के ऊपर, ये वेक्टर सम है F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों के हमें क्या करने हैं, वेक्टर सम करने। ठीक है, तो हम क्या करें, F1 F2 F3 निकाल लो, वेक्टर सम कर लो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले F1 लेता हूँ, F2 भी ले लेते हैं और F3 भी ले लेते हैं। मैंने क्यों लिखा कि तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब तुम इसमें देखो कि जब मैं F1 को लूँगा तो ये दोनों चार्ज लेना है, एक चार्ज A पर और एक O पर। चार्ज क्या है, एक तो प्लस Q है और एक Q है। ठीक है, चार्ज बराबर हो गए। इस केस में देखोगे चार्ज बराबर है, कौन सा, प्लस Q और ये Q। इसमें भी क्या है, प्लस Q और ये Q, चार्जेस बराबर है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कौन सा लेना है, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, AO, ये BO और ये क्या है CO, ये भी तीनों बराबर आएंगे। यानी कि मैं ये लिखूँ ना, AO बराबर BO और बराबर CO, ये भी सब क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। हमें पता है ये तीनों जो साइड्स होती हैं वो पूरी कम से कंपेयर करें तो 2:1 में होती है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू लिखनी है, Q1 और Q, एक तो Q है और एक क्या है, कैपिटल Q। एक यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, K, और सेपरेशन कितना हो गया, AO और स्क्वायर। तो हमें एक बार ये AO निकालना पड़ेगा कि AO कितना है। जिन बच्चों को ये लर्न है मैथ्स के थ्रू तो बहुत अच्छी बात है, ये सिर्फ कितना आएगा, अगर ये साइड L है तो ये जो AO है या जो BO है, CO है, ये क्या आएगा, L/√3 आएगा। ठीक है, अब हम निकाल भी सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है कि ना निकालें। अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, बेटर यही रहेगा, लर्न रखो, मैथमेटिकल फैक्ट है ये। अब हम इसको निकालें अगर, तो क्या करें, जैसे जो ये ट्रायंगल है, हम ये ट्रायंगल ले लें, अगर AD और C, इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल ADC के अंदर, अगर मैं AD की या L की या जो AC है इसको लिखता हूँ, L² = ये वाली साइड, ये पूरा BC तो कितना है L, और ये कितना होगा L/2, क्या बनेगा L²/4 प्लस, और ये वाली साइड कितनी है AD। ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इट विल बी L² माइनस L²/4 और इट विल बी 3L²/4, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, स्क्वायर चल रहा है। AD की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3L² / 2 आ जाएगी। मैंने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ये वैल्यू लिख दी 3L²/2। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि ये जो AD है फुल लेंथ, सॉरी AO है फुल लेंथ AD का कितने रेशो में होता है, 2:1 में, 2:1 में होता है। तो इसका मतलब मैं अगर AO लिखता हूँ, AO की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, AD का कितना लेना पड़ेगा मुझे, 2:1 में डिवाइड करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 3L² कितना है 2 × इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2, यानी कि 2 तो लेना ही है, और टोटल इसका सम कितना है 3, या ऐसे कह लो ये क्या है, AO पार्ट 2/3 है इस टोटल लेंथ का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा,
√3l²/3, एक रूट कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा l/√3। तो ये हमारे पास l/√3 हो गया। तो हम इस कैलकुलेशन से बच भी सकते हैं इसको डायरेक्ट लर्न करके। तो हमारे पास AO पता लग गया, AO की वैल्यू पता लगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि जो F1 मोड है या F2 मोड है या F3 मोड है वो कितना है K और Q डिवाइडेड बाय AO²। AO यहाँ पर क्या है l/3 अंडर रूट और ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 3, K को ऐसे लिखो, दोबारा लिखो K ऐसे करो 3Q डिवाइडेड बाय l²। ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये सम नहीं आया, हमने एक की वैल्यू निकाली है, या तो इसकी कह लो या इसकी कह लो या इसकी कह लो। पर यहाँ एक गलती ये मत कर देना कि हमने ये एक की वैल्यू निकाल दी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। वो किस में होता है, स्केलर सम में। लेकिन हम किससे डील कर रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर सम से डील कर रहे हैं। तो वेक्टर सम में क्या होती है, डायरेक्शन जरूर कंसिडर होगी। तो डायरेक्शन अगर हम कंसिडर करें तो हम जैसे सपोज करो, अब तीनों को ऐड एक साथ तो ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेक्टर सम में किन्हीं 2 वेक्टर का ही एक टाइम में एडिशन हो सकता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, F2 और F3 का एडिशन करते हैं। मैं ये जो डायग्राम है थोड़ा सा इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं हम, कि जो यहाँ पर ये पोर्शन दिखाया हुआ है इसमें, इसको देखो ध्यान से कि एक तो ये F3 है और एक F2 है। इनका अगर मुझे वेक्टर सम निकालना होगा तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका F रिजल्टेंट आ जाएगा, किसका, F3 और F2 का। ये आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है इसमें, ये 60 है, ये इसका डबल होता है 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब हमें जो FR लिखना है, FR वो क्या बनेगा, F3² प्लस F3² प्लस 2F3 और कॉस कितना बन गया 120 डिग्री। समझ में आई नहीं बात, देखो ध्यान से। F3 और ये भी क्या है F3, क्योंकि F2 और F3 तो बराबर है, तो F2 और F3 तो बराबर है, तो मैं एक ही F3 चला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ F3² 1 प्लस कॉस 120 आ जाएगा। कॉस 120 डिग्री कितना होता है 1/2 माइनस 1/2, 2F3² 1 माइनस 1/2 बन गया। 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ क्या आ जाएगा F3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक तुमने 11th में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, कितने एंगल पर एक्ट करें कि उनका सम यानी वेक्टर सम आइदर वेक्टर के बराबर आ जाए। तो एंगल कितना था उस पर 120 डिग्री था, देखोगे अगर 11th की बुक देखना एक बार याद आ जाएगा। तो FR और F3 बराबर आ गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स लगने वाला है, मैं इधर बनाता हूँ, ये तो यहाँ पर क्या है प्लस Q चार्ज, ऊपर जो रिजल्टेंट आया ये कितना आया F रिजल्टेंट, ये तो F3 के बराबर है, F रिजल्टेंट F3 के बराबर है। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है यहाँ पर, दिस इज़ F1। अब चेक करो कि क्या F3 और F1 बराबर हैं। हाँ बिल्कुल बराबर है, F3 और F1 बराबर हैं और उसकी बराबर वैल्यू ये वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, F3 और F1 बराबर वैल्यू है और इस Q चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो नेट सम इसका क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है बस। अब F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका वेक्टर सम क्या बना 0। क्यों बना 0, फिर दोबारा देखो कि जो हमने F3 और F2 का रिजल्टेंट निकाला FR, वो FR किसके बराबर आया, देखो F3 के बराबर आया, ये F3 हो गया। अब F3 और F1 अगर बराबर हो जाएं तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0, क्योंकि F3 और F1 देखें अगर हम, F3 और F1 बराबर हैं, इसके बराबर हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर F3 और F1 बराबर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एज F3, यानी कि जो FR है R F3 जो कि FR के बराबर है, और दूसरा क्या है एंड F1 इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे ये, हैंस कैंसल, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस वजह से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस फैक्टर को ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बनी हुई है और यहाँ पर साइड तीनों बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड के रखे हैं, बस ये नेगेटिव है और ये 2 क्या है यहाँ पॉजिटिव है। तो उसने कहा है कि इन तीनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स को निकालो, फिर बी पार्ट बाद में देखते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चार्ज है इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को देखते हैं हम। यहाँ पर ये देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसी स्ट्रेट लाइन में ये जो Q2 पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इस फोर्स को नाम दे देता हूँ, सपोज ये क्या है F2। थर्ड जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी इसी साइड अट्रैक्ट होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ F3। अब यहाँ पर F2 और F3 का हमें क्या निकालना है, वेक्टर सम। ये किससे आ जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सपोज ये जो बनता है, मैं इस फोर्स को नाम दे देता हूँ F1 कह देते हैं हम इसको। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है F1 नहीं, हम इसको नाम दे देते हैं सपोज FA बोल देते हैं। अगर ये पोजीशन A, ये यहाँ पर पोजीशन है B और ये पोजीशन यहाँ C, ठीक है, FA ले लेते हैं इसको। तो ये जो FA फोर्स है ये यहाँ पर जो फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, हमें पता है ये एंगल कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, 60 और 60, तो यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिजल्टेंट है, जो फोर्स इस पर फर्स्ट पर लगेगा, फर्स्ट चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा FA, ये क्या होगा, F2 और F3 का वेक्टर सम हो जाएगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ लिखूँ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 के ऊपर अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर FA इज इक्वल टू क्या, ये F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 एंड कॉस 60 डिग्री बन जाएगा। देखो अब यहाँ एक हम सिंपल सी बात और कर लेते हैं जो क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देगा, कि यहाँ पर देखो जो ये F2 है उसका मैग्नीट्यूड F3 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। या मैं यही कह दूँ इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल है अट्रैक्टिव फोर्स, इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स सारे सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है, एक तो चार्जेस पर, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और एक डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सबके बीच का भी वो भी सेम है L। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि यहाँ जो भी F1 है, इसी तरह से जो F2 है, इसी तरह से जो F3 है, सबका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम मिलना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ इसको F2 ले लूँ या F1 ले लूँ, जो मर्जी ले लूँ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, F1 ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ F1 स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 3F1 स्क्वायर अंडर रूट, या फिर F1 और √3। अब तुम ये समझ सकते हो कि मैं चाहे इसको F1 √3 लिखूँ, चाहे F2 √3 लिखूँ, और चाहे F3 √3 लिखूँ, ये सारी वैल्यू सेम आ जाएगी। यहाँ पर हमने FA निकाल लिया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1। अब हम चार्ज Q2 पर चलते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने। इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो फर्स्ट चार्ज है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है Q2 और ये नेगेटिव है, तो इस पर लगने वाला फोर्स मैंने इसको दे दिया नाम F1। ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, थर्ड चार्ज है F3। अब इसका फिर हम इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे। ये यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, मैं इसको B चार्ज है तो इसको मैं नाम ले लेता हूँ FB। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ FB, लिखते हैं हम इसी तरह से। FB क्या बन जाएगा, बिल्कुल यही फार्मूला, एक F3 है और एक F1 है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 एंड कॉस, कितना एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये हमारे पास 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब F1 स्क्वायर 2 कर लें, ये भी F1 ये भी F1, फिर ये भी क्या बनेगा 2F1 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, कितना होता है -1/2। ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें यहाँ 2 से 2 कैंसिल, -F1 स्क्वायर यानी कि F1 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास F1 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी भी हुई है कि जब दो वेक्टर
120 डिग्री एंगल पर एक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, उन दोनों में से किसी एक के बराबर, इक्वल टू आइदर ऑफ 1। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, F1 आ गया, किसका, FB। बिल्कुल इसी तरह से क्या तुम सोचते हो कि हमें F3 निकालना चाहिए, या यूँ कह लो कि थर्ड जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या आना है, सेम आना है। एक हम फटाफट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ये जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस फर्स्ट वन, तो मैं ये कह देता हूँ ये फोर्स क्या लगा इस पर, F1 फोर्स लगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो B है इसको रिपेल करेगा, यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये F2 फोर्स। इन दोनों का भी हम इसी तरह से रिजल्टेंट निकालें तो ये यहाँ पर क्या कह देंगे हम इसको, FC। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो FC आएगा वो भी इसी तरह से, एक बार लिख लेते हैं फटाफट, ये क्या बनेगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड cos 120 डिग्री, यही वैल्यू बनेगी यहाँ पर। और ये भी फिर किसके बराबर आ जाएगा, F1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो मैंने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं ये सारी बातें किसकी चल रही है, मैग्नीट्यूड की चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये F1 आ गया, तो FC भी क्या आ गया, F1, FB भी क्या आ गया, F1। तो यहाँ तीनों के तीनों हमने फोर्स निकाल लिए हैं। तो एक तो यही हमें करना था कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया कि जो हमारे पास A पर रखा है F1√3, जो B पर रखा है उस पर FB क्या है, वो भी F1 है, और यहाँ पर FC भी क्या है, इसी तरह से F1 के बराबर है, चाहिए F2 कह लो, ठीक है, चाहिए F3 कह लो। तो ये एक हमने पार्ट कर दिया इसका, ये पार्ट क्या था यहाँ पर हमारे पास, A पार्ट। अब हम चलते हैं B पार्ट पर। B पार्ट में कहा गया है कि शो दैट सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन 3 चार्जेस इज 0, कि ये जो तीनों फोर्स हैं यहाँ पर, कौन सा, FA, FB और FC, इन तीनों का सम क्या है, 0। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो रिजल्टेंट है किसका, FA का, FB का और FC वेक्टर्स का, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने FA को ले लिया, किसी एक पॉइंट पर लगा लेते हैं, मान लो ये कोई भी पॉइंट है, FA क्या लग रहा है यहाँ पर, नीचे की तरफ, ये FA फोर्स दिखा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से FB, इसके पैरेलल वेक्टर मैंने ऐसे लगा दिया, ये यहाँ पर क्या हो गया, FB। इसी तरह से ये FC, हमने क्या किया, पैरेलल वेक्टर इसके, ये FC लगा लिया। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों रिजल्टेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ये तीनों रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर सम 0 आएगा। तुम यहाँ ये देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये कितना बनेगा यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 बनेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या एंगल आएगा, ये भी 60 डिग्री आना है, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये बिल्कुल मिडवे में आएगा 60 डिग्री पर। तो ये अगर यहाँ पर 60 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये जो FC लाइन है पैरेलल है बिल्कुल, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो FB और जो FC है, FC को मैं ऐसे ला सकता हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, तो ये दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब बचा यहाँ पर कितना, 150 एंगल यहाँ बनेगा और 150 एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब मुझे तीनों का वेक्टर सम निकालना है, बहुत अच्छी तरह से आता है कि वेक्टर सम कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, कि भाई अब मैं ये करता हूँ, पहले इनका निकाल लेता हूँ। इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से रिजल्टेंट निकाल देंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ FR, ये रिजल्टेंट किसका, FB का और FC का। तो मैं एक बार ये लिखता हूँ कि जो FR है वो किस के लिए, FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर 2FB FC एंड कॉस कितना बन जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। FB और FC तो क्या है, बराबर हैं, चेक करो, FB और FC तो बराबर हैं, F1 और F1 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो मैं यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट विल बी 3F1 स्क्वायर और F1√3 ये बन जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, देखो जो FA है वो भी कितना है, F1√3 है, और जो मैंने FR निकाला है, FR किसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, वो भी कितना है मेरे पास, F1√3। इसका मतलब क्या बना कि जो FA है, FA कितना है हमारे पास, F1√3, और जो सम इनका है वो कितना है यहाँ पर, FR कितना है, वो भी F1√3। क्या इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल है। इसका मतलब वेक्टर सम क्या हुआ यहाँ पर,
ज़ीरो हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि जो डायरेक्शन है किसकी, ऑफ एफ ए वेक्टर एंड किसका, जो एफ आर वेक्टर है, एफ आर वेक्टर किससे आया, एफ बी और एफ सी के वेक्टर सम से आया। इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एफ ए एंड दिस वेक्टर इज अपोजिट डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड हमने क्या किया है, बराबर है। मैग्नीट्यूड देखो f1√3 है, ये भी f1√3 है, और एफ आर कितना है, ये भी f1√3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात प्रूव हो गई कि तीनों का वेक्टर सम भी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। तो ये यहाँ पर मुश्किल नहीं है। हालांकि जनरली ये जो क्वेश्चन आता है वो यहीं तक आता है, जो हमने ये ए पार्ट किया है यहाँ पर कि इनके वैल्यूज़ निकालो। ये एक आध बार ये बात पूछी गई है कि ये भी शो करो कि तीनों का वेक्टर सम क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो इसमें ये ध्यान देना, बच्चे गलती क्या करते हैं, 120 120 120 ले जाते हैं, लेकिन ये 120 नहीं है, यहाँ पर ये 300 हो गया और ये यहाँ पर 360 हो गया। ठीक है, ध्यान दें। ई एंड प्लस ई चार्ज रखे हुए हैं, सेपरेशन कितना है उनका, ए। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पर मुझे एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, मान लो क्यू है, और वो कहाँ पर रखें इस ई और प्लस ई के बीच में कि सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मान लो कि मैंने जो चार्ज क्यू है वो यहाँ कहीं रख दिया, और ये प्लस पोलैरिटी का है, पॉजिटिव पोलैरिटी का है, ठीक है, और इससे दूर रखा, ठीक है, और इसके पास रख दिया। सेंटर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि सेंटर में रखेंगे तो चार्जेस बराबर ही होने चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्गर है, उससे थोड़ा दूर कर दिया, वीक करके थोड़ा पास रख दिया, ताकि दोनों की ताकत बराबर आ सके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखो कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर जो ये +4 ही है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये हमने बी पॉइंट लिया। एक फोर्स ये इधर लगेगा ए की तरफ, रिपल्सिव नेचर, ए इसको रिपेल करेगा, और ये मैंने फोर्स क्या नाम दे दिया, एफ ए। बी भी इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम ये कहें कि एफ बी मैग्नीट्यूड अगर एफ ए मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, तो ये जो चार्ज है क्यू वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या फिर किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम एफ बी और एफ ए की वैल्यू लिख लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं। मैं एफ ए की वैल्यू लिखता हूँ, एफ ए की वैल्यू ध्यान से देखना, मैंने एक तो ये चार्ज लिया एफ ए में क्या 4e, और एक कौन सा चार्ज लिया क्यू, एक सेपरेशन हमने मान लिया कि भाई ये जो सेपरेशन है ये सपोज कितना है, x है, ये पूरा तो a है ही, तो ये बचा हुआ क्या होगा, a - x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे क्या कर लूँगा, x²। ऐसे ही मैं एफ बी का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, क्या बनेगा, इट इज़ k। एफ बी ये वाला, बी वाला इधर रिपेल कर रहा है, तो एक तो चार्ज क्या है e और एक क्या है q, यानी कि e है और एक q है, और डिवाइडेड बाय सेपरेशन a - x और स्क्वायर हो गया। दोनों को कंपेयर करो, क्या बनेगा यहाँ पर देखो, k 4eq अपॉन x², k eq अपॉन a - x होल स्क्वायर, eq कैंसिल, k कैंसिल। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/x इज इक्वल टू 1 अपॉन a - x, यानी दोनों साइड अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये इस तरह का आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 2a - 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x उधर ले जाएं 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा 2, यानी x इज इक्वल टू 2a/3 पर ऐसा हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं x 2/3 ऑफ a कर दें, a जितना है यहाँ तक उसका 2/3 पर अगर हम इसको रख दें, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा। अब इक्विलिब्रियम भी देख लो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ, जब मैं यहाँ पर ले आऊँगा, जो ये फोर्सेस बराबर थे, इस तरह से ये जो फोर्सेस बराबर थे, तो तुम देखो जब मैं इसको यहाँ रखूँगा, इसका रिपल्शन कम हो जाएगा, इसका रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाला रिपल्शन इसको दोबारा इधर धकेल देगा। अगर मैं चार्ज को यहाँ रखूँगा, इस चार्ज को यहाँ, इसका रिपल्शन ज़्यादा होगा, उसका रिपल्शन कम हो जाएगा, ज़्यादा इस साइड इसको दोबारा सेंटर या इसी पॉइंट पर दोबारा ले आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, दिस इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वापस जब कभी कोई बॉडी अपनी सेम उसी पोजीशन पर जाती है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया गया,
फोर्स लगा के हटाया गया, बॉडी दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर जाए जहाँ पर वो फोर्स लगाने से पहले थी, तो यहाँ पर उस इक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ तक आंसर हो गया। अगर कोई हमसे ये कहे कि ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू निकालो, मैं बना देता हूँ ये क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ चार्ज अगर निकालनी है तो कैसे करें? इसके लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम एक बार फिर बनाना पड़ेगा, फिर बना लेते हैं। ये तो यहाँ पर +4e चार्ज है और ये यहाँ पर +e चार्ज है। ठीक है, ये हमने +e चार्ज ले लिया, ये यहाँ पर q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो +4e है ये इसको क्या कर रहा है? अभी तो मैंने इसको मान के चला है कि ये यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा? इस साइड रिपेल करेगा, जिसको हमने अगर ये a लिया था, ये b लिया था, तो ये FA है। हम ये करेंगे कि अब कैलकुलेशन इस पे ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन अगर इस पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? देखो दोनों चार्ज कैंसिल हो गए, तो चार्ज की वैल्यू नहीं आएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब क्योंकि हमने देख लिया सिस्टम किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम में तो है। जब डिस्टेंस ये वाला कितना हो? 2a/3 हो, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो? a/3 हो, तो सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इस पर कितना है? 0। नेट फोर्स इस पर कितना है? 0। नेट फोर्स इस पर कितना है? 0। हम किसी एक चार्ज के ऊपर एक्सेप्ट जो सेंटर वाला है नेट फोर्स 0 निकाल लेते हैं। सपोज मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। हमें पता है इस पर अब क्या लग रहा है? F net = 0। क्यों 0 है? क्योंकि सिस्टम किसके अंदर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसलिए 0 है। तो इसको मैं अब कैसे निकालूं? हम ऐसे कर लेते हैं, एक तो जो ये O पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है ये इसको क्या करेगा? इस तरह से रिपेल कर रहा है मान लो। ठीक है, जब ये इसको इस साइड रिपेल करेगा तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर इसको मैंने कह दिया सपोज ये FO है, O ने लगाया। अब उसके बाद ये वाला चार्ज इसको क्या करना चाहिए? यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहिए, पर वो तो प्लस है। अगर ये भी इसको इस साइड रिपेल करेगा फिर तो ये इक्विलिब्रियम में आने से रहा। समझ रहे हो ना ये बात, कि भाई अगर ये प्लस है ये रिपेल करेगा, वो प्लस है ये भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ कि सपोज ये वाला चार्ज क्या है? माइनस है। ठीक है, ये वाला चार्ज क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? चलो ऐसे कर लो, हम माइनस नहीं लेके चलते, प्लस ही लेकर चलते हैं, आंसर वही आएगा अब भी। क्योंकि अब ये कन्फ्यूज़न ना हो जाए ना आप बच्चों को कि भाई ये प्लस लिया तो यहाँ पर माइनस क्यों ले लिया, यहाँ भी प्लस हो। चलो प्लस लो। एक तो फोर्स रिपल्सिव, ये क्या है? FO। एक यहाँ पर ये रिपेल कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पर क्या है? FB कह देता हूँ। तो अगर FO + FB का वेक्टर सम अगर 0 आएगा तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनका क्या बन जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो तो हम इसको FO = क्या कर लेंगे? -FB कर लेंगे। इनकी वैल्यू रखो। FO क्या है? देखो FO इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है, क्या बनेगा? K। एक 4e चार्ज है, दूसरा चार्ज क्या है? Q है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या है? 2a/3 और स्क्वायर। फिर FB लिखो। FB कौन सा फोर्स है? B वाला, जो इसको यहाँ से क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। FB को लिखेंगे तो क्या बनेगा? K। एक तो चार्ज कितना है? 4e, दूसरा चार्ज कितना है? E। सेपरेशन कितना है? A। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड और साथ के साथ उसका साइन आ जाएगा। क्या साइन आएगा? क्या मैग्नीट्यूड आएगा? देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, K से K कैंसिल, EQ और EQ नहीं कटा, Q तो रहेगा, E कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, A भी कैंसिल हो जाएगा। उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? Q/ ये कितना बनेगा? 4a² और ये क्या होगा? 3 = क्या बनेगा? देखो यहाँ पर E/a²। a² भी कैंसिल हो गया, तो तुम देख सकते हो माइनस साइन चल रहा है यहाँ पर, ये माइनस साइन। Q = 4/3 ऑफ E विद माइनस साइन। मीन्स यहाँ पर जो तुमने ये जो चार्ज रखा है इसकी पोलैरिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा। जब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा तब यहाँ पर क्या होगा? हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मान सकते हैं और साथ के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये भी बात देखो कि अगर ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये चार्ज अगर नेगेटिव होगा तब यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव है, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, वो उधर अट्रैक्ट करेगा, बात अब भी वही बनेगी। ठीक है, कैलकुलेट
नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है डायग्राम में। ओरिजिन पर +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 1 मीटर दूर 4 माइक्रो कूलम चार्ज है, 2 मीटर दूर 4 माइक्रो कूलम, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, इस तरह से 4 माइक्रो कूलम चार्जेस पड़े हुए हैं पॉजिटिव पोलैरिटी के, और एंड सो ऑन सीरीज़ बनी हुई है इस तरह से। सीरीज़ का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सीरीज़ बनेगी, हमें इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप ये देखिए कि जो यहाँ पर फर्स्ट जो मान लो ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन, सी पोजीशन एंड सो ऑन, ए वाला इसको रिपेल करेगा। ठीक है, हमने इसको ये रिपल्सिव फोर्स दिखा दिया एफ ए। बी वाला रिपेल करेगा थोड़ी सी कम मैग्नीट्यूड से, ये यहाँ पर क्या हो गया एफ बी। सी वाला और दूर हो गया, थोड़ी सी कम ताकत से रिपेल करेगा एफ सी। डी वाला थोड़ा और दूर हो गया, ये डी है अगर, और दूर हो गया, ये थोड़ी कम और ताकत से एफ डी। तो तुम देख सकते हो कि सारे फोर्सेस क्या है यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में मीन्स एंगल 0 है, डायरेक्ट हमें ऐड करना है इसका मतलब। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स बनेगा, सॉल्यूशन नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज क्या बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इनमें डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा क्योंकि सभी वेक्टर किस में है, सेम डायरेक्शन में है। एफ ए की वैल्यू लिखो अब यहाँ पर, ए और यहाँ पर ये 4 है और ये 1 है, एक तो लिखना है के, एक 4 लिखना है माइक्रो, एक हमने 1 लिखना है, और सेपरेशन क्या है 1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर के एफ बी लिखना है, एक तो 4 माइक्रो है, दूसरा क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना हो गया 2 स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद के 4 माइक्रो 1 हो गया और सेपरेशन कितना हो गया 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर निकाल लो, 4 × 10⁻⁻6 और एक ये क्या बनेगा 9 × 10⁻9 ये बन गया, और अंदर जो बचेगा 1 प्लस क्या बनेगा 1/2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद या इसको हम लिखें 1/2 स्क्वायर कर लो, या फिर ऐसे लिख लो इसको 1/4 कर लो, इसको 1/16 कर लो इसको, एंड सो ऑन, ये सीरीज़ बन जाएगी। तो इस सीरीज़ ये क्या बन गई यहाँ पर हमें पता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। और इसमें जो सम हम लिखते हैं, सम क्या लिखते हैं इसका सम हमें पता है a/1 - r। बायो के बच्चे ध्यान दें, ए क्या होती है इसमें फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ध्यान रखना है ये बात। इसको हमने क्या नाम दिया फर्स्ट टर्म। ठीक है, और r को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो। कॉमन रेशो ये हो गई। तो इसको यहाँ पर क्या करो पुट करो एक बार, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशो 1/4 1/4। कॉमन रेशो का मतलब क्या कि भाई तुम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 1 इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करके देख लो 1/16 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4/1, क्या आ जाएगा 1/4। तो कॉमन रेशो क्या है 1/4, 1 ये क्या बनेगा 3/4, मीन्स क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है इसका सम कितना है 4/3 है। तो यहाँ पर कितना बना 36 10⁻³ × 4/3, 3 1 और 2 हो गया 48 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये यहाँ पर क्या हो गया नेट फोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो कहीं हमने कॉस थीटा वगैरह नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्या एंगल नहीं है, एंगल सभी फोर्सेस के बीच में क्या है 0 है, इसलिए क्या होगा सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। ऑफ चार्ज, ठीक है, यहाँ पर एक ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, एक स्क्वायर के कोनों पर सेम यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी के चार्जेस रखे हुए हैं, स्क्वायर है 0.1 मीटर इसकी साइड है। उसने ये कहा कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल दो, बाकी के जो 3 हैं उनकी वजह से। तो यहाँ एक बात देखने की है कि किसी के ऊपर भी जो तुम फोर्स निकालोगे बाकी 3 की वजह से सेम ही आने, ठीक है। तो इसलिए वो एक ही निकलवा रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं, कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमें क्या ये कंसीडर कर लेते हैं, इसको कंसीडर अगर हम करें तो क्या होगा, देखो हम ऐसे कर लेते हैं, मान लो इसको हम बोल देते हैं ए, ये बी है, ये सी है और ये सपोज करो डी पॉइंट है। तो जो ए पॉइंट पर जो
पहले जो बी वाला लगाएगा एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस साइड रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, सपोज इसको मैंने एफ, ये बी है, इसको एफ बी नाम दे देते हैं, ठीक है। डी भी फोर्स लगाएगा, डी किस साइड लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स वो नीचे की तरफ लगाएगा, ए को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये क्या कह दें इसको, एफ डी फोर्स कह दें, डी इधर रिपल्शन देगा, सी भी तो करेगा, सी क्या करेगा यहाँ पर, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, ये क्या करेगा, सी इसको इस साइड इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये यहाँ पर हम दिखा देते हैं एफ और सी, हमने ये दिखा दिया तीसरा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें इन तीनों का वेक्टर सम निकालना है यहाँ पर। यानी कि मैं क्या लिखूँगा कि जो नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, मैंने पॉइंट ए ले लिया और इसके ऊपर मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। तो वो नेट फोर्स क्या बनेगा, एफ नेट, क्या यही बनेगा, देखो एफ ए तो है ही नहीं, इसमें हम क्या लेंगे, एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ये यहाँ पर क्या लगेंगे, तीन फोर्स हैं और उनका वेक्टर सम निकालना है। अब वेक्टर सम कैसे निकालें, पहले हम एफ बी और एफ डी को ले लेते हैं। चलो जी, एफ बी और एफ डी की बात करते हैं। यानी कि मैं पहले जो मैंने रेड सर्कल किए हैं, मैं पहले इनका क्या कर रहा हूँ, वेक्टर सम कर रहा हूँ। इनका वेक्टर सम इधर साइड में कर लेते हैं। एफ बी और एफ डी का जब वेक्टर सम करेंगे तो वो वेक्टर सम कैसे आएगा, ये यहाँ पर इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और जो एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट होगा वो ये वाला जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये रिजल्टेंट होगा। और ये जो रिजल्टेंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ आर, ठीक है। फिर ध्यान से सुनो एक बार, एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, एफ आर से। तो मैं एफ आर लिखता हूँ। एफ आर क्या बनेगा यहाँ पर, एफ बी स्क्वेयर एफ डी स्क्वेयर टू एफ बी एफ डी, और कॉस कितना हो जाएगा, क्या 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 90, कॉस 90 क्या होगा, 0। चलो बड़ा आसान हो गया, वो टर्म खत्म हो गई। अब एफ बी और एफ डी को भी सोचो कि क्या इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर आएंगे, सोचो 4 4, ठीक है, 4 4, डिस्टेंस डिस्टेंस, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या होगा कि जो एफ बी का मैग्नीट्यूड है और एफ डी का मैग्नीट्यूड है, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख लूँ, एफ डी स्क्वेयर और एफ डी स्क्वेयर, या फिर मैं क्या लिख लूँ यहाँ पर, एफ डी आ जाएगा और √2 आ जाएगा, √2 एफ डी, ये एफ आर आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखो, जो ये एफ आर है कितने एंगल पर आएगा, क्या मैं ये लिखूँ, ये एट 45 डिग्री विद एफ डी और एफ बी, क्या ये बात लिखी जा सकती है? सोचो ध्यान से, ये बात ध्यान दो, वेक्टर में हमने बात पढ़ी थी कि जब भी कभी दो वेक्टर सेम स्ट्रेंथ के हैं, किसी एंगल थीटा पर लगते हैं, तो रिजल्टेंट उनका क्या आएगा, मिड में आएगा। बिल्कुल सेम वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, रिजल्टेंट कितने एंगल पर आएगा, क्योंकि ये 90 है टोटल, तो 45 डिग्री पर आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है हमारा, ये कितने पर आएगा, 45 डिग्री पर आएगा। तो ये हमने 45 डिग्री निकाल लिया हमने। अब एक बात ये देखो कि जो एफ सी है, अब हमने इन दोनों का सम तो निकाल लिया, इन दोनों का सम तो क्या है यहाँ पर, एफ आर है। और यहाँ पर एफ सी की क्या डायरेक्शन होगी, ये भी सोचो कि ये हम देख सकते हैं, ये क्या डायगोनल है, ये भी एंगल कितना आएगा 45, ये भी एंगल क्या आएगा 45। इस लाइन के साथ जो एफ सी है, एफ सी का एंगल भी क्या आएगा 45, यानी कि एफ सी को तुम डायरेक्ट एफ आर में ऐड कर सकते हो। एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ सी को लिख लेंगे, एफ आर की वैल्यू कितनी है वो हमने लिख लिया कि ये तो क्या है, एफ डी और √2 है, प्लस एफ सी की वैल्यू, एफ सी किस किस के बीच का फोर्स है, ए और सी के बीच का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, के लिखो, फिर उसके बाद 4 माइक्रो लिखो, ठीक है, फिर उसके इनटू, फिर क्या करोगे 4 माइक्रो, दूसरा हो गया, डिवाइडेड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कैसे लोगे, यहाँ पर ये 0.1 है, ये 0.1 है, मैं अभी इसको a मानकर चलता हूँ, तो क्या ये a² प्लस a² अंडर रूट आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, a और √2, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर a √2 और स्क्वायर हो गया,
ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, एफ सी की। एफ डी की भी लिख लो। एफ डी की वैल्यू क्या बनेगी, एफ डी ये वाला इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, के। उसके बाद 4 माइक्रो और दूसरा भी क्या है 4 माइक्रो। सेपरेशन कितना है, ये कितनी साइड है ए, ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। और किससे मल्टीप्लिकेशन है, √2। और उसके बाद यही टर्म के, यानी कि 4 माइक्रो अपॉन ए स्क्वायर एंड 2 कर लो, ठीक है। कॉमन ले लो जो टर्म कॉमन है। हमारे पास देखो के कॉमन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर भी कॉमन है। 16 16 हो गया, और 10⁻⁻12 ये भी कॉमन है। अंदर जो फैक्टर बचता है एक तो √2 फैक्टर आता है, और यहाँ से क्या आएगा, एक 1/2 फैक्टर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कि 1/2 आ जाएगा, बाकी सारा फैक्टर क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ पर k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 16 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर 0.1, यानी कि 0.1 × 0.1 हो गया। और ये फैक्टर चाहे तो इसको ऐसे ही चलने दो, नहीं तो इसको लिख सकते हो वैल्यू। √2 कितना होता है 1.4 लिख लें, और 1/2 कितना है ये यहाँ पर 0.5 हो गया। तो इसको अगर हम करें इसको 80, यानी कि 80 और 96 तो ये हो जाएगा, और 10 पावर करोगे तो -3 हो जाएगा, और 100 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1.9 लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो 96 × 19 हो गया, या मैं इसको अगर 2 भी मान लो अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर 96 का डबल हो जाएगा। एक बार हम प्रोडक्ट कर भी लेते हैं यहाँ पर। 96 को 19 से करेंगे तो 4 5 81, और ये 81 और 5 86 हो गया, ये 96 हो गया, 4 2 9 17 और 1 18, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1.9 को 19 बना दें तो ये बनेगा 1824, और इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और इसको अरेंज करना चाहें तो 1.8 10⁻, यहाँ पर 3 डेसिमल हमने शिफ्ट कर दिया, या हम ऐसे ही छोड़ दो इसको, ये ठीक है, ठीक है। तो 1824 × 10⁻⁻², ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर लगने वाला। तो ये आंसर हो गया। रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, यानी कि ये वाला A पर रखा है या जो C पर रखा हुआ है, इज 0, ठीक है। इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0, किसी एक पर मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स 0 है। देन रिलेट Q एंड Q, यानी कि स्मॉल q और कैपिटल Q को रिलेट करना है। तो हम ये ले लेते हैं, सपोज ये वाला जो चार्ज है A पर रखा हुआ है, हम इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम फोर्सेस लेते हैं और फिर उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, वहीं से Q और Q का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पर कि जो ये A पर चार्ज रखा है, देखो जो प्लस Q है वो इसको इस साइड रिपेल करेगा, इसको मैं फोर्स लिखता हूँ FB। इसी तरह से जो D पर है रखा है, D पर जो रखा है वो कितना लगाएगा, FD, और मैं ये लिख देता हूँ F नेट क्या रखना है इसके ऊपर, 0, इसके ऊपर F नेट 0, ठीक है। और जो ये प्लस Q है, ये किस साइड फोर्स लगाएगा, ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ये क्या आ गया, FC। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो F जो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालता हूँ। मान लो वो रिजल्टेंट क्या है, FR, क्या बनेगा, FB² FD² प्लस 2FB FD, एंड कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 क्यों हो गया, क्योंकि जो FB है और FD है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या हो गया, 0। मीन्स यहाँ पर क्या बना, FB² प्लस FD²। क्या अब ये बताने की ज़रूरत है कि जो FB और FD का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, FB और FD इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा, ये भी कैपिटल Q स्मॉल q है, उनका रिपल्सिव फोर्स है, ये भी कैपिटल Q स्मॉल q है, रिपल्सिव फोर्स है, और साइड यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइड क्या है, हमने A ले ली। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि FB² यानी कि FB एंड √2,
ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रिजल्टेंट आ गया। यानी कि जो ये इस साइड जो ये तो हमने क्या लिया था एफ सी, और जो एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट है वो यहाँ पर क्या है एफ आर इस साइड है, और ये एफ आर की वैल्यू हमने एफ बी रूट टू निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमें क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना लेना है, 0, यानी कि क्यू जो नेट फोर्स है ऑन क्यू इज़ 0, और वो नेट फोर्स 0 जब ही आ सकता है जब ये एफ आर और एफ सी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में, यानी कि एफ आर का मैग्नीट्यूड और एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, और साथ में दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये अपोजिट हमने कर दी, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो और यहाँ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो एफ आर की वैल्यू जो हमने जस्ट कैलकुलेट की है वो कितना है, एफ बी रूट टू, और एफ सी की वैल्यू हम लिख लेंगे। एफ सी की वैल्यू देखो ये किस किस के बीच का फोर्स है, क्यू और क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू एंड क्यू। सेपरेशन यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, क्या ए रूट टू आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि इज इक्वल टू ए रूट टू, ए रूट टू एंड स्क्वायर हमने ये कर दिया। एफ बी का भी फार्मूला लिख लो, एफ बी का क्या बनेगा, क्यू और क्यू के बीच का फोर्स, के क्यू एंड क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड टू, ये बन जाएगा। जो फैक्टर कटते हैं वो काट दो, के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, देन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचता है रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू, ये बचता है, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू एंड क्यू। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने ये क्यू लिया हुआ है जिस पर नेट फोर्स 0 है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस टू रूट टू ऑफ क्यू, ये मैग्नीट्यूड है, और साइन यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा।